दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीडियो सूर्या टाइम्स। इस समय मौजूद हूँ जमुना पार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जीटीबी हॉस्पिटल। आप देख सकते हैं यहाँ धरना प्रदर्शन चला हुआ है। कल लगभग 3 बजे के यहाँ एक व्यक्ति आता है और मरीज में गोली मार के बाहर निकल जाता है और लगभग बताया जा रहा 5 राउंड चले थे। वहाँ जो डॉक्टर्स हैं बाल बचे। एक आज धरना प्रदर्शन चल रहा है और डॉक्टरों का कहना यह है कि हम यहाँ घबराए हुए हैं और जो यहाँ की एमएस मैडम है अभी तक उन्होंने डॉक्टरों की बात नहीं सुनी है। एक बार आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, क्या कहना है। डॉक्टर अजय लेखी, पास्ट प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन, पास्ट प्रेसिडेंट आईएमए ईस्ट दिल्ली ब्रांच। ये जो कल हादसा हुआ है और इससे पहले 9 तारीख को भी एक हादसा हुआ, इसी अस्पताल में हादसा हुआ और हम सब यहाँ आए। 1.5 दिन की हड़ताल जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने करी। ये हादसा पहले भी इस अस्पताल में होता गया है और ये टोटली मेरा ये कहना है कि इस प्रशासन का, इस हेल्थ मिनिस्ट्री का, इस पुलिस का पूरा ही टोटल फेलियर कहना चाहूंगा। और इस डर के अंदर, इस भय के अंदर ये डॉक्टर्स और ये नर्सेस और ये फीमेल डॉक्टर्स किस तरीके से कार्य करेंगे मैं सोच नहीं सकता। हमारे बच्चे भी डॉक्टर है और अगर ये माहौल रहेगा तो कोई भी इस प्रोफेशन में आना नहीं चाहेगा और इस अस्पताल में नौकरी तो क्या करना, कोई मरीज लेके भी नहीं आएगा। जिस तरीके से कल किसी मरीज के साथ गोली मार दी गई और जूनियर डॉक्टर जो ड्रेसिंग कर रहा था उसको पकड़ के अलग किया गया और उसको मरीज को गोली मार दी गई। ये दहशत डॉक्टर में तो है ही है। आज उसका डॉक्टर आज घर से बाहर नहीं निकली तो वो डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं आई। आप बात कर रहे हैं स्ट्राइक की, जो डॉक्टर के साथ ये हादसा हुआ उसके मेंटल स्टेटस क्या होगा, वो क्या आज इस देश में सेवा कर सकेगी? ये तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी अपने डर को निकाल पाएगी। अगर इस तरीके के हादसे होते रहेंगे तो कौन काम करेगा? तो मेरा यही कहना है, इस प्रशासन को बदलना पड़ेगा, इस कार्य को बदलना पड़ेगा और इस पुलिस प्रशासन को सख्त से सख्त करना पड़ेगा। इस तरीके के हादसे करने वाले लोगों को सख्त से सख्त सजा देनी पड़ेगी कि एक बार एक एग्जाम्पल सेटल होगी मार्केट के अंदर। और गवर्नमेंट को, मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुरोध है कि सेंट्रल वायलेंस लॉ जरूर बनाए, जल्द से जल्द बनाए कि इस तरीके के हादसे ना हो पाए और देश का स्वास्थ्य भी ठीक रहे और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहे। सबसे बड़ा सवाल सिक्योरिटी के नाम पर उठा है आज जीटीबी हॉस्पिटल में, उसके लिए आप सिक्योरिटी के लिए क्या कहेंगे? जीटीबी हॉस्पिटल की सिक्योरिटी के लिए दसियों बार इस तरीके की बात हो चुकी है। आज मुझे ये पता चला है कि एक ही एजेंसी जो कि 50 साल से लेके और 65 साल के बुजुर्ग गार्ड को रखे हुए, आप जाके देखो 20 गार्ड खड़े थे, 20 गार्ड ने एक बंदे को हटाना मुश्किल हो गया। अगर इस तरीके के गार्ड की भर्ती होगी तो ये वाकई बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी गलती है। कहीं ना कहीं ईडी तो सब जगह भेजी जा रही है, यहाँ क्यों नहीं ईडी भेजी जाती है? भेजनी चाहिए, यहाँ पे भी इंक्वायरी करनी चाहिए, इंटेलिजेंस सीबीआई को लगाना चाहिए। क्यों नहीं पता लगता यहाँ पे? एलजी साहब क्यों नहीं संज्ञान लेते? एक जगह डॉक्टर के नर्सिंग होम में आग लगती है तो वहां तो आप 50 पुलिस वाले भेज देते हो, वहां पे डॉक्टर को जेल भेज देते हो। यहाँ क्या हुआ? यहाँ क्यों नहीं एमएस से कहा गया? आज वो मरीज मरा है तो क्यों नहीं सख्ती से काम हो रहा? मेरा यही कहना है कि सख्ती होनी चाहिए। इस हॉस्पिटल मैं डॉक्टर दीपा गुप्ता हूँ, आईएमए ईस्ट दिल्ली ब्रांच की पूर्व सचिव और दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी हूँ। और यहाँ हम लोग आईएमए और डीएमए को रिप्रेजेंट करने के लिए आए हैं और बेसिकली यहाँ पे जो जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनकी सपोर्ट के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था। देखिए, बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हुआ है जो अभी 9 तारीख को भी हुआ है। यहाँ पे फीमेल डॉक्टर्स सुबह 5 बजे एक मरीज की डिलीवरी करती हैं और एक कंडीशन होती है पीपीएच, मतलब वो पेशेंट डिलीवरी के बाद अचानक सीवियर ब्लीडिंग में चली जाती है। तो डॉक्टर का काम तो उसको बचाना है ही, वो तो पूरी कोशिश कर ही रहे हैं उसको बचाने की। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था कि आधे घंटे में ही वो मरीज एक्सपायर हो गई है। तो वो डॉक्टर उसको सीपीआर दे रहे हैं और कुछ अचानक अटेंडेंट्स आ जाते हैं जिनके पास शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हैं और वो आके उस डॉक्टर को धमकाते हैं कि आप इसका सीपीआर ना करो, है ना, और आप इसको छोड़ दो और आप यहाँ से हम आपको मार डालेंगे। तो ये क्या बात हुई? एक डॉक्टर क्या अस्पताल में मार खाने के लिए काम कर रहा है? उसका काम है सेवा करना, ठीक है। ये तो उम्र में भी अभी बड़े छोटे हैं लोग, तो इन बच्चों ने अभी तो ये देखना है। और वो आज इस उम्र में अगर उनके साथ ये इंसिडेंस हो रहा है, इतनी छोटी उम्र में 25-30 साल की उम्र में ये काम हो रहा है, तो वो आगे कैसे वो हिम्मत कर पाएंगे कि हमें मरीज का इलाज करना है? कोई इस डर से अगर इलाज कोई करेगा कि मुझे कुछ हो जाएगा, तो क्या कोई मरीज मर नहीं सकता अस्पताल आएगा? तो
अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, लेकिन मर तो सकता है ना, पर डॉक्टर तो उसको बचाएगा ही ना, डॉक्टर तो नहीं मारेगा। तो आप उस डॉक्टर को कैसे धमका सकते हो, आप कैसे मार सकते हो? आप सोचिए, वो डॉक्टर एक कमरे में जाके बंद हो गए, दरवाजा तोड़ा गया, दरवाजा उस डॉक्टर पे गिरा, तो ये कहाँ का चीज हुई? और ऐसे इंसिडेंट्स कल हुआ कि खुले आम दिन के वक्त 4 बजे के करीब कोई आ जाता है, चौथे फ्लोर पे आ गया, लिफ्ट से आ गया, उसके हाथ में गन है, कोई देख नहीं रहा था इस बात को, ये क्या गुंडागर्दी है? और आके आपने डॉक्टर को धक्का दिया, नर्सिंग स्टाफ को धक्का दिया और आपने उस आदमी को शूट कर दिया। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप ऐसे कर ही नहीं सकते। अभी तक प्रशासन ने क्या सुविधाएं आपको मुहैया कराने का आश्वासन दिया है या अभी तक कुछ भी कोई भी नहीं दिया। पिछली बार दिया था उन्होंने, इसलिए स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दी गई थी कि हम यहाँ पे सिक्योरिटी देंगे, हम बाउंसर्स देंगे और जल्दी से जल्दी कल्प्रिट्स को पकड़ा जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ है। और आप सोचिए उन बच्चों का जो यहाँ पे आज ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो यहाँ सारे दिन काम करते हैं, 48 आवर्स तक काम करते हैं लगातार, वो डॉक्टर मतलब बार बार के स्ट्राइक पे जाएंगे क्यों? वो स्ट्राइक करने थोड़ी ना आए हैं यहाँ पे, उनका तो काम ही सेवा करना है। और आप उनसे ये मतलब जो अथॉरिटीज हैं, जो प्रशासन है, उसमें डॉक्टर्स भी होंगे, ठीक है, तो हर तरह के उनको देखना बहुत जरूरी है कि किस तरह से आप यहाँ डॉक्टर्स को बेसिक ये फंडामेंटल राइट है, अपना फंडामेंटल राइट है ना सिक्योरिटी लेना। भाई मैं डर के काम कैसे करूंगी? अगर मुझसे आप काम अच्छा करूं तो मुझे वो सुविधाएं तो दीजिए, मुझे वो आश्वासन तो दीजिए कि आप काम करो, कुछ नहीं होगा आपको। तो मेरी सिक्योरिटी कहाँ है? मेरी सिक्योरिटी मांगना तो मेरा हक बनता है। तो हमारा आईएमए और डीएमए हर तरह से इन बच्चों के सपोर्ट में है और जो हमसे बन पाएगा हम डेफिनेटली। राधा जैन, आईएमए ईस्ट दिल्ली ब्रांच की प्रेसिडेंट। मैडम क्या करें, दिन गोली चल जाती है? ये बहुत ही खतरनाक मामला है। इससे हमारे मरीज, उसके परिजन, साथ में जो वहाँ काम करने वाली सिस्टर, जो स्टाफ और हमारे डॉक्टर्स सभी डरे हुए हैं। और जब ये घटना हुई है उस समय एक डॉक्टर हमारी जो है वो वहाँ पर वो ड्रेसिंग कर रही थी और ड्रेसिंग करते उसको घसीट के अलग कर दिया गया और उसके बाद उसको मर्डर किया गया। तो ये बहुत ही खतरनाक घटना है। इससे हमारे यहाँ के लोग सब डरे हुए हैं। ऐसी कंडीशन में आप ये बताइए कि हम लोग कैसे मरीजों की सेवा करेंगे? तो बहुत ही मुश्किल हो गया। और ये सोचिए ना कि ये जो बच्चे रेजिडेंट डॉक्टर जो थे वो नीट का एग्जाम क्लियर करके आए हैं अभी, और वो पढ़ने के लिए आए और सीखने के लिए यहाँ आए हैं। और उनके पेरेंट्स की क्या पोजीशन होगी जिनके बच्चे यहाँ पर सीखने के लिए आए और वो इतने खतरनाक जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ कभी भी दिन दहाड़े मर्डर हो जाता है। हॉस्पिटल जो है सेफेस्ट प्लेस माना जाता है। आई थिंक इससे आज सेफेस्ट प्लेस कहीं नहीं माना जाता है दुनिया का। आप हॉस्पिटल या मंदिर को कहते हैं कि सबसे सेफेस्ट है, और आज वही इतना ज्यादा उसमें है। तो ये तो फेलियर हो गया ना, सारा आपका सिस्टम फेलियर हो गया। आपकी पुलिस का काम नहीं कर रही है सही से, हमारे जहाँ स्टाफ जो वहाँ पर जो गार्ड है वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, और प्रॉपर प्रोविजन नहीं है जिसमें कि पेशेंट कोई भी एंट्री कर जाता है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस कि कोई भी एंट्री कर जाता है और कोई देखने वाला नहीं है। प्रॉपर गार्ड होना चाहिए और साथ में बैरिकेड सिस्टम होना चाहिए एंट्री के टाइम पे। वो जो और हाँ, सीसीटीवी भी नहीं है वहाँ पर। सबसे इम्पोर्टेंट है आजकल हर छोटी छोटी जगह में रोड्स में सीसीटीवी लग गए हैं, हॉस्पिटल में नहीं है। कैसी मजाक की बात है भाई? आप सीसीटीवी तो लगाओ, कम से कम ये तो पता चले कि कौन कल्प्रिट है, कहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रही है। एटलीस्ट आप वार्ड ऐसी जगह नहीं लगा सकते जहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है या कुछ ऐसी है, लेकिन कॉमन वार्ड्स में या ऐसी जगह पर तो लगा सकते हैं, एंट्रेंस में, वहां पर तो आप सीसीटीवी लगा सकते हो। सीसीटीवी क्यों नहीं है? तो ये सब चीजें मतलब आपका सिस्टम फेलर है पूरा ही। ना तो सीसीटीवी है वहां पर, ना वहां पर प्रॉपर गार्ड्स है, जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है वहां पर। बैरिकेड्स होना चाहिए, एक टाइम होना चाहिए जिसमें पेशेंट के रिलेटिव अंदर आ सके, या एक पेशेंट के साथ कितने रिलेटिव होना चाहिए, एक प्रॉपर कानून होना चाहिए उसका, एक पास सिस्टम होना चाहिए कि हाँ अगर कोई भी रिलेटिव आएगा इस पेशेंट के साथ तो वो एक पास से 2 लोग आ सकते हैं या 1 लोग आ सकते हैं। तो ये सब सिस्टम अगर होंगे तो इतना इशू नहीं होगा। डॉक्टर स्ट्राइक में मरीज परेशान है, क्या कहेंगे? नहीं, डॉक्टर स्ट्राइक पे मतलब है, लेकिन हमारे यहाँ जो सीनियर डॉक्टर हैं वो उनकी देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मरीज कोई परेशान नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है सिक्योरिटी और लेकर के तरह तरह की कमियां नजर आ रही है हमले के बाद में। क्या ये सीसीटीवी कैमरे की या सिक्योरिटी की पहले से कोई कमी नजर नहीं आई? देखो ये तो यही था ना कि जो मैनेजमेंट है ये इसका मिस्टेक है ना कि सीसीटीवी नहीं है, और अभी मैनेजमेंट की कमी है ना।
और उसमें वही ना कि उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारा नर्सिंग स्टाफ है, उन लोगों को फर्क पड़ता है ना, वो काम कर रहे होते हैं। ये जो सिस्टम चल रहा है, आप ये समझिए जो हॉस्पिटल चल रहे हैं 70% जो है ये जूनियर डॉक्टर्स ही इसमें काम कर रहे होते हैं। सारा मैं उन्हीं को करना होता, सीनियर उनको गाइड करके सारा काम हो गया। तो सारी जो नींव है वो तो यही है, जूनियर डॉक्टर्स है, और खतरे में तो वही है। सीएलआर के अंदर एक इंसिडेंट हुआ अभी 3 दिन पहले, उसके अंदर 15 सिक्योरिटी गार्ड सीएलआर के अंदर, एक जो इंसिडेंट हुआ था उसमें पेशेंट के कम से कम 15 से 20 अटेंडेंट उसी गैलरी में है। किसी गार्ड की हिम्मत नहीं है कि अटेंडेंट्स को बाहर निकाल दे। 15-20 गार्ड हैं इसी कंपनी के, और 15-20 लड़ने वाले जो डॉक्टर्स। और ये तो देखो, आपको एक चीज और बता देता हूँ, ये इंसिडेंट जो आज जो गन शॉट वाला हुआ है, ये तो डायरेक्ट पेशेंट के साथ हुआ है, पर जो वो इंसिडेंट था वो डायरेक्ट डॉक्टर्स पे और नर्सिंग स्टाफ पे और वर्कर्स पे था 3 दिन पहले। उसके अंदर यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड थे, 15 से 20 गार्ड उस गैलरी के अंदर थे। उसके बाद वो उन लोगों को गालियां दे रहे हैं, उनको मारने को हो रहे हैं। जहाँ पे डिलीवरी हो रही है, जहाँ पे क्या है पेशेंट न्यूड पोजीशन में होती है, वहां जाके वीडियो बना रहे हैं और गार्ड किसी को रोक नहीं रहे हैं। मैं खुद जाता हूँ, मैंने क्या है वहां से हमारे 2 एनेस्थीसिया के डॉक्टर को मैं खुद निकाल के लाया हूँ अपनी हिम्मत करके कि भाई उनको उनके डिपार्टमेंट तक छोड़ के आया हूँ। तो ये सिस्टम पूरा कोलैप्स है। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, सिर्फ एक सिक्योरिटी से यहाँ पे झगड़ा नहीं है। जो इस अस्पताल का झगड़ा एक सिक्योरिटी से नहीं है, बहुत सारे रीजंस है। आपको रीजंस में बता देता हूँ। इस अस्पताल के अंदर एक सबसे बड़ा दूसरा रीजन है वर्कर्स की शॉर्टेज, नर्सिंग ऑर्डरली की शॉर्टेज। एक नर्सिंग ऑर्डरली का बहुत बड़ा रोल होता है पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करने में, पेशेंट का इलाज कराने में, इधर से उधर ले जाने में। जहाँ पे एक हॉस्पिटल के अंदर हमें 300 से 400 नर्सिंग ऑर्डरली चाहिए, वहां पे हमारे 50% वर्कर्स हमारा काम कर रहे हैं, जिसके कारण पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करने के टाइम डिले होता है, जिसके कारण पेशेंट एक्सपायर कर जाता है किसी के कारण। रजत शर्मा, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, और आपको आज मैं संज्ञान में दिलाना चाहता हूँ जिस तरह की चीजें घटनाक्रम हो रहा है जीटीबी अस्पताल के अंदर। आज से 4 से 5 दिन पहले 40 से 50 लोगों का झुंड धारदार हथियार, चाकू लेकर अस्पताल के अंदर घुसता है सुबह, और रेजिडेंट डॉक्टर को धमकी देता है कि आप अभी के अभी बाहर निकलो, नहीं तो आपको यहीं के यही काट डालेंगे। अगर आप बाहर निकले तो बाहर काट डालेंगे। इस तरह की चीजें, इस तरह चेहरे पर एसिड फेंक देंगे। फीमेल डॉक्टर, हमारे डॉक्टर दहशत में आ गए। उसके बाद 4 से 5 घंटे तक उन्होंने खुद को कमरे बंद रखा, वो भी उस टाइम पर डरे हुए थे कि हम बाहर निकलेंगे तो मार देंगे। इस तरह दहशत का माहौल, इस तरह दहशत का माहौल था। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने डिसाइड किया इस तरह के घटनाक्रम के बाद हम लोग अपनी सर्विसेज नहीं दे सकते, इतना डरते हुए हम अपनी सर्विसेज नहीं दे सकते। हमने स्ट्राइक का अनाउंसमेंट किया, हमने 1.5 दिन तक स्ट्राइक किया। हम गए प्रशासन के पास मिलने के लिए, प्रशासन ने हमारा पूरा सहयोग किया। प्रशासन ने हमें बोला कि हाँ आपकी मांगे एग्रीड है, ये सब तरह की बात है। हमने बोला ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारी मूलभूत जो सुरक्षा सुविधाएं वो प्रोवाइड की जाए। और उसी टाइम पर एसीपी साहब भी वहां पर थे, एसएचओ साहब भी वहां पर थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जीटीबी अस्पताल के अंदर जो भी सिक्योरिटी का जिम्मेदारी है हमारी है, हम ऐसे मैटर को डेली टैकल करते हैं। तो आप टेंशन ना लीजिए, हमें आश्वासन दिया, हम मान लें। लेकिन हमें 3 दिन बाद पता चलता है वो मानना हमारी सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी भूल। क्यों? शाम को 4 बजे दिन दहाड़े अस्पताल में तो गोली मारकर चला जाता है। पुलिस को 3 दिन पहले नोटिफाई किया गया कि हमारी जान खतरे में, मरीजों की जान खतरे में, अस्पताल में सिक्योरिटी नहीं है। दिस इज अ कंप्लीट फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। आई रिक्वेस्ट एलजी साहब कि इस तरह की पुलिस प्रशासन जो आपके अंडर में है, ये जीटीबी अस्पताल का किस तरह से यहाँ पर ध्यान रख रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें बोला गया, उस टाइम पर थे यहाँ पर एसएचओ साहब भी थे, एसीपी साहब भी थे। उन्होंने बोला कि हम जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं आपके, उनकी ट्रेनिंग करवाएंगे। पहले तो हमने बोला कि हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड्स ही कम है। जीटीबी अस्पताल को ईस्ट दिल्ली का जो बहुत ही वल्नरेबल और बहुत ही ऐसा पॉपुलेशन सबसेट को कैटर करता है जहाँ पहले से इतना जो है वायलेंस और क्राइम की घटनाएं आती रहती है, ये सब आपको विदित है। उसके बाद भी हम लोग यहाँ सिक्योरिटी जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ सर्विसेज। वहां पर जीटीबी अस्पताल को पूरे दिल्ली, ईस्ट दिल्ली का एम्स बोला जाता है। अब एम्स की आपको कंडीशन बताता हूँ। एम्स में 3 लेयर सिक्योरिटी है, जीटीबी अस्पताल में 1 लेयर सिक्योरिटी। उसमें 120, 90 से 120 गार्ड्स हैं, जिनमें से आधे ही प्रेजेंट रहते हैं। और जो आधे प्रेजेंट हैं
वो भी 60-55 साल के। आप जाएंगे तो आप देखकर बता नहीं सकते कि हमारी सुरक्षा कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब उनको बताया गया कि आप हमारी हेल्प करिए, सिक्योरिटी गार्ड को ट्रेन करिए, उन्होंने बोला हम ट्रेन करेंगे। ये सब हुआ, अभी तक सिर्फ उस दिन की बात थी और आज की बात है। कोई सिक्योरिटी गार्ड से कुछ बात नहीं हुई, जो सिक्योरिटी सुपरवाइजर थे उनसे किसी तरह की बात नहीं की गई पुलिस के द्वारा। सिर्फ हमें झूठा आश्वासन दिया गया। एम्स में 500 सिक्योरिटी गार्ड है, यहाँ पर 90 से 120 फंक्शनल है। इतना बड़ा अस्पताल है, 7000 लोग यहाँ पर डेली का आते जाते रहते हैं। इसके लिए क्या सिर्फ आप बताइए 100 जो लोग हैं, 7000 डिवाइड बाई आप करिए 100, क्या एक गार्ड 700 लोगों पर कंट्रोल कर सकता है? मैं एलजी साहब को बोलूंगा कि आप इस बात पर ध्यान रखें, दिल्ली गवर्नमेंट को बोलूंगा कि आप वहां पर बैठे बैठे। अच्छा, एक और बात आपको बताता हूँ, वो लोग बोलते हैं कि आप स्ट्राइक, आपने 3 दिन पहले स्ट्राइक किया, वापस स्ट्राइक कर रहे हैं। मैं आपको बोलता हूँ, आप मीडिया कर्मी हैं और सारे जो लोग देख रहे हैं, आप जिस वर्क प्लेस पर जाते हैं, आप अपने काम के लिए प्रतिबद्ध है। हमने शपथ लिए कि हम जो है मरीजों की जो है पूरी तरह से सुरक्षा करेंगे, लेकिन हमारी सुरक्षा कौन करेगा? ये तो पूरे प्रशासन की और पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी बनती है। अगर आप हमें लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, तो अब हमें खुद अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी। हम कैसे कर सकते हैं अपनी सुरक्षा? हमें मजबूरन स्ट्राइक पर जाना पड़ा है। आप ये समझिए, हमें कोई शौक नहीं है बार बार स्ट्राइक पर जाने का। जब आपको ये पता हो कि आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं और अगले दिन आप जिंदा वापस नहीं लौटेंगे, इस तरह की दहशत में रेजिडेंट जी रहे हैं और कल के इंसिडेंट के बाद पूरी तरह से ट्रॉमेटाइज है। ये आप सबको मैं ये संज्ञान देखिए, इमरजेंसी सेवाएं अभी बाधित करने का हमारा किसी भी तरह का कोई भी इसी तरह का डिसीजन नहीं हुआ है। हमें उम्मीद है, देखिए हम कोऑपरेटिव हैं, हम ये चाह के चल रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारी बातें सुनेगा। हम मानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के भी हाथ बंधे हुए हैं, तो जो दिल्ली सरकार है और जो एलजी साहब है वो हमारी मांगों को सुने। एसएचओ साहब, एसीपी साहब को 3 दिन पहले नोटिफाई कर दिया गया, उसके बाद भी ये घटना हो गई। तो आप बताएं, अगर इस तरह की घटना है तो कौन जिम्मेदार? मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं यहाँ पॉलिटिशियन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं यहाँ सीखने के लिए आया हूँ और मरीजों की हेल्प करने के लिए, मरीजों को अपनी सुरक्षा सुविधाएं देने के लिए। मुझे नहीं मतलब है कि कौन जिम्मेदार, मुझे ये पता है कि पुलिस का ये फेलियर है। हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, दिस इज सिक्योरिटी इज बेयर मिनिमम वी आस्क फॉर। सर, वी वर्क 6 आवर्स, 12 आवर्स, 24, 48 आवर्स। क्या हम अपनी मूलभूत सुरक्षा सुविधाएं भी नहीं मांगे? आप कौन जिम्मेदार है सर, आप बताएं।